नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुए करीब 1 महीना हो गया और इसके थमने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप हमला करने को लेकर, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही निर्बाध करने को लेकर ईरान को पहले 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, फिर 120 घंटे और उसके बाद अब 10 दिनों का अल्टीमेटम दे चुके हैं। ट्रंप की रणनीति क्या है, इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के बीच में ट्रंप ने हमला कर दिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में चाहते क्या हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि ईरान को लेकर ट्रंप पहले कार्यकाल से ही काफी आक्रामक रहे हैं और उनका असली मकसद क्या है। घोषित मकसद तो सबको पता है, लेकिन उनका क्या वाकई कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है। यह भी ध्यान देना होगा कि ट्रंप इजराइल को आंखें मूंद कर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्या ट्रंप शिया सुन्नी मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट अशांत रहे? और मिडिल ईस्ट अशांत रहता है तो फिर फायदा किसे होगा? क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने हथियार खपाना चाहता है, या फिर मिडिल ईस्ट में बदले दुनिया को वो अपने आधिपत्य वाले तेल को बेचना चाहता है? क्या ट्रंप हॉर्मुज अपना एकाधिकार चाहते हैं? क्योंकि दुनिया भर में यह सवाल उठ सकता है कि युद्ध शुरू करने के उनके फैसले से हासिल क्या हुआ है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को उलट पुलट कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। हालांकि ट्रंप और व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि अभियान अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप के अरब प्लान में मुसलमान फंस गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के 1 महीने पूरे हो गए हैं, मगर ट्रंप अपने उद्देश्यों को तेहरान में अभी तक हासिल नहीं कर सके हैं। यह युद्ध अभी कितना लंबा खिंचेगा, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप का मकसद क्या है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ लीडरों की मौत हो गई थी। अमेरिका का मकसद खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में रिजीम चेंज करना था, मगर युद्ध के 1 माह बीत जाने के बाद भी ट्रंप के कुछ उद्देश्य अधूरे रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उन 5 उद्देश्यों की सूची दी है जिन्हें ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने से पहले हासिल करना चाहते हैं। यह उद्देश्य तो घोषित है कि लेकिन ट्रंप ने इजराइल के साथ ईरान पर हमला किया। ईरान ने दूसरे मुस्लिम देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। क्या ट्रंप यही चाहते थे? जिस शिया सुन्नी का विवाद पुराना है, क्या ट्रंप उसको और भड़का रहे हैं? ट्रंप का घोषित रूप से प्रमुख उद्देश्य था कि ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर दिया जाए और उनकी मिसाइल उद्योग को जमीन पर बराबर कर दिया जाए। प्रशासन का दावा है कि इस क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है, लेकिन ईरान अभी भी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, जिसमें इजराइल पर कई बैराज शामिल हैं। जबकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में कहा कि ईरान की लगभग 90% मिसाइलें और लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं और ड्रोन तथा मिसाइल ड्रोन फैक्ट्रियां बहुत नीचे आ गई हैं। आखिर ट्रंप इजराइल की सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश है? क्या ट्रंप के ट्रैप में अरब के मुसलमान फंस गए हैं? क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने हथियार बेचना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट के तेल के बदले अपना तेल बेचना चाहते हैं? क्या ट्रंप का छिपा एजेंडा कुछ और है और घोषित एजेंडा कुछ और है? क्या हॉर्मुज के रास्ते पर ट्रंप अपना एकाधिकार चाहते हैं? आखिर क्या है वजह कि ईरान जंग में तबाह हो गया? टॉप के लीडर मारे गए, लेकिन कोई मुस्लिम देश उसका खुलकर साथ नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान के हमलों से खुद ईरान मुस्लिम देशों की नजर में विलन हो गया। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी है। समझिए.com में आज इन्हीं सवालों की पड़ताल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध आग में झुलस रहा है और इस आग के केंद्र में अमेरिका की रणनीति है। और अमेरिका की जो रणनीति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से मिडिल ईस्ट को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपना रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, ईरान को कमजोर करना, इजराइल को मजबूत करना और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कायम रखना। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई बड़े बड़े कदम उठाए। सबसे बड़ा फैसला था ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता खत्म करना और ये समझौता ज्वाइंट
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें 2015 में कई देशों ने मिलकर इसे बनाया था, लेकिन ट्रंप ने इसे खराब डील बताया था। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए और मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ गया। एक तरफ ईरान पर वॉर, दूसरी तरफ इजराइल का समर्थन, यह अमेरिका की रणनीति रही है। यूएस का इजराइल को समर्थन क्यों रहा है, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि रणनीति का बड़ा स्तंभ अगर कोई है तो वह इजराइल को खुला समर्थन है। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता है और इससे पूरे अरब जगत में नाराजगी फैल गई थी। ट्रंप ने इजराइल को एक और बड़ा कदम उठाया। अरब देश और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य कराने की कोशिश हुई और इसी रणनीति के तहत हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स। इसके जरिए कई अरब देशों के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और ईरान के साथ उसके सहयोगी गुटों को ये नीति सीधी सीधी एक चुनौती जैसी लगी। इसी कारण मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी युद्ध तेज हो गए और उसका परिणाम यह निकल कर आया कि एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। करीब करीब 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन जो ट्रंप की रणनीति है उसका खास पहलू क्या है? उस रणनीति का एक और अहम पहलू है जो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। असल में ट्रंप की रणनीति का जो अहम पहलू है उसमें मिडिल ईस्ट के तेल और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण करना है। खाड़ी क्षेत्र में दुनिया की जो ऊर्जा सप्लाई है, उस ऊर्जा सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र अगर कहीं से होकर जाता है तो वो यहीं से होकर जाता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दुनिया से, यहां से दुनिया का करीब 1/3 तेल निकलता है और तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो जाता है। तनाव बढ़ेगा तो अमेरिका का हथियार बिकेगा और तनाव बढ़ेगा तो अमेरिका के तेल ज्यादा बिकेंगे। अमेरिका की जीत तो यहां तेल और समुद्री रास्तों पर कब्जा। और सबसे बड़ी बात है, जो ताजा बात निकल कर आई है उसमें रूस ने भी अब तमाम देशों को जो तेल देता है वो तेल की जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो कम कर दिया है। इससे कई देशों में तेल का संकट और बढ़ जाएगा। विदेशों के मुताबिक ट्रंप की जो रणनीति है वो 3 बड़े लक्ष्यों पर आधारित है। कौन से बड़े 3 लक्ष्य मैं आपको बताता हूं। असल में पहला जो उसका लक्ष्य है वो है ईरान को क्षेत्रीय शक्ति बनने से रोकना है और दूसरा लक्ष्य है इजराइल की सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाना और तीसरा लक्ष्य है अरब देशों को अमेरिका के साथ जोड़कर एक नया शक्ति संतुलन बनाना है। इसमें पहला और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं और ये जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं ये बताते हैं कि आखिर क्यों ये पूरा ध्रुवीकरण हो रहा है। लेकिन आलोचकों का ये भी मानना है कि रणनीतिक जो मिडिल ईस्ट में शांति है, स्थायी शांति है, वो स्थायी शांति नहीं बल्कि लगातार टकराव को जन्म दे रही है, क्योंकि ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे इलाकों में पहले से ही कई प्रॉक्सी संघर्ष चल रहे हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका की आक्रामक नीति जारी रहती है तो मिडिल ईस्ट सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यानी कि तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक ये पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इसकी झलक इन दिनों दिखाई दे रही है, संकट भी दिखाई दे रहा है। भले ही सरकारें बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रही हों, उनको लगता है कि आने वाले समय में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में हालात सामान्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अब एक और बड़ा फैसला होने वाला है। अब तक ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन यूएई भी इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है और वो ईरान के खिलाफ अब लड़ने जा रहा है और वो इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध करेगा, ठीक वैसे ही जैसे ईरान उस पर हमले कर रहा है। तो आप सोचिए कि संकट और कितना बढ़ने वाला है। ट्रंप के जो बड़े फैसले हैं, एक बड़ा फैसला यह भी है कि यूएई अब उसके साथ युद्ध लड़ने जा रहा है। अब ट्रंप के जो बड़े फैसले उसमें मिडिल ईस्ट में
ट्रंप के जिन फैसलों से तनाव पैदा हो गया है उसको भी मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो तनाव पैदा कर रहे हैं, जिसमें ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है, ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो कि यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता दिलाते हैं, उसमें अब्राहम समझौता भी एक बड़ा कारण है, उसमें अरब और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर जून 2025 से हमला कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 में भी ईरान पर बड़ा हमला हुआ था। अब मिडिल ईस्ट क्यों अहम हो जाता है, अमेरिका की नज़र में मिडिल ईस्ट का महत्व क्या है, ये इतना अहम क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। ये समझना भी ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के 48% तेल भंडार यहीं पर मौजूद हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बेस वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है। एशिया यूरोप व्यापार का केंद्र अगर कोई है तो यहां पर है। यहां कई अमीर देश हैं और दुनिया का सबसे सस्ता तेल अगर कहीं पर मिलता है तो यहीं पर मिलता है और ज्यादातर देश यहीं से तेल खरीदते हैं। अमेरिका को फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का दबदबा है वो बढ़ रहा है कि साहब कहीं भी दादागिरी कर सकता है, कभी भी किसी के ऊपर हमले कर सकता है, किसी को उठा सकता है, कब्जा कर सकता है। तो जो दबदबा रहेगा तो अमेरिका को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। तेल को लेकर अमेरिका को दखल की छूट मिलेगी। अमेरिकी बेस होने से किसी को आंख दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। अपना तेल वो महंगा बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। कमाने की कोशिश विरोधी देशों को कमजोर रखने का फायदा होगा और देशों को आपस में लड़ाते रहने का फायदा भी किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका का होगा। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर क्या हो रहा है? तेल की कीमतों में एक तो भारी उछाल है, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उस पर संकट आ गया है, नए जो प्रॉक्सी युद्ध हैं उनका भारी खतरा है और क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज हो गई है। विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है क्योंकि अब एक देश और युद्ध में कूदने जा रहा है। अमेरिका रूस को तेल बचाने का फायदा हो गया और मिडिल ईस्ट के देशों की आर्थिक कमर टूट रही है, वे बेहद कमजोर हो रहे हैं। अब जो अरब देश हैं उसमें सिया सुन्नी का भी खेल समझ लीजिए। असल में मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उसको समझना बेहद जरूरी होता है। तो बार बार एक शब्द आता है जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं और वो शब्द आता है शिया और सुन्नी। असल में अरब देशों में शिया और सुन्नी को लेकर विवाद है। यह धार्मिक विभाजन सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि कई देशों की राजनीति, युद्ध और सत्ता संघर्ष का भी आधार रहा है। इस विभाजन की जो जड़ें हैं वो करीब 1400 साल पुरानी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद। सवाल उठा कि इस्लाम का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। तो एक समूह ने माना कि नेतृत्व जो है वो समुदाय की सहमति से हो और इन्हीं में कहा गया कि सुन्नी, जबकि दूसरे समूह का यह मानना था कि जो नेतृत्व है वो पैगंबर के परिवार को मिलना चाहिए और इसमें कौन होगा? इसमें बना शिया समुदाय। तो दो समुदाय यहां पर बन गए, एक सुन्नी समुदाय और दूसरा शिया समुदाय। अब विवाद का असर क्या है उसको समझिए। धार्मिक मतभेद धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य संघर्ष में बदल गए। मिडिल ईस्ट की जो कई बड़ी ताकतें हैं वो इसी विभाजन के आधार पर खड़ी हुई हैं क्योंकि जो शिया बहुल देश हैं उसमें ईरान और खुद को शिया दुनिया का नेता भी मानता है ईरान। अब दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है वो क्या है? वो सुन्नी नेतृत्व को मानता है और सबसे बड़ा केंद्र भी उसी का है। मिडिल ईस्ट में कई संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि यहां शिया और सुन्नी प्रभाव की लड़ाई भी है। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि इराक, सीरिया, यमन, लेबनान जैसे देशों में बार बार ये टकराव देखने को मिलता है। सीरिया में सरकार को ईरान का समर्थन मिलता है जबकि कई सुन्नी देशों में विद्रोही गुटों को समर्थन मिलता है। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोही और सऊदी समर्थित सरकार आमने सामने बनी हुई। उदाहरण के तौर पर जब खमने की मौत हुई तो जितने भी दुनिया भर के शिया समुदाय के लोग थे उन शिया समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज किया, मातम मनाया। यहां तक कि जब ईद थी तो ईद भी उन्होंने मातम के तौर पर मनाई, जबकि तमाम दुनिया के देशों में जो सुन्नी थे उन्होंने ईद पर जश्न मनाया और शिया समुदाय के जो नेता खमनी थे उन्होंने कहा कि ईद के दिन मातम नहीं मनाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो शिया और सुन्नी की जो कहानी है वो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। लेकिन सवाल यही है कि इस धार्मिक टकराव से दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है
अमेरिका को क्या फायदा मिलता है? असल में रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना